नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आंसर राइटिंग के सीरीज में दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रश्न पत्र 4 से, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं नीति, अखंडता एवं अभिक्षमता। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नीति शास्त्र से। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारा टॉपिक ये रहेगा प्रश्न उत्तर के जैसे, जिससे आपको चीज़ों को समझने में और वहाँ प्रेजेंट करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छे नंबर ले आए। तो आज का रहेगा मानकीय नीति शास्त्र। इसके संबंध में हमें कुछ लिखना है, ये समझ लिए आप इसे प्रश्न समझ सकते हैं। मानकीय नीति शास्त्र। तो उत्तर लेखन में पहले उत्तर लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति शास्त्र के विभिन्न आयाम हैं तथा मानकीय नीति शास्त्र, ठीक है। नीति शास्त्र के विभिन्न आयाम हैं, जिसमें से एक मानकीय नीति शास्त्र, वर्णनात्मक नीति शास्त्र, अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र, भौगोलिक नीति शास्त्र, व्यवसायिक नीति शास्त्र, राजनीतिक नीति शास्त्र, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र आदि। संक्षेप में इसकी व्याख्या निम्नलिखित है, ठीक है। तो इनमें से केवल आज जो पढ़ रहे हैं वो मानकीय नीति शास्त्र से है, जिसके बारे में हम संक्षेप से पढ़ेंगे। इतने सारे नीति शास्त्र के आयाम होते हैं दोस्तों, जिनमें से मानकीय नीति शास्त्र है आज का। बात करते हैं मानकीय नीति शास्त्र। मानकीय नीति शास्त्र का संबंध उन मानकों से है जो बतलाते हैं कि मानव का व्यवहार, कृत्य या आचरण कैसा होना चाहिए तथा उचित व अनुचित आचरण का निर्धारण कैसे हो। दूसरे शब्दों में, यह वह मानक है जो किसी व्यवहार के औचित्य का परीक्षण करता है, ठीक है। मानकीय नीति शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। यह दिशा निषेधात्मक नीति शास्त्र भी कहलाता है। मानकीय नीति शास्त्र दिशा निर्देशात्मक नीति शास्त्र भी कहलाता है, क्योंकि यह कृत्यों के औचित्य अथवा अनौचित्य को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों पर आश्रित है। यही नहीं, यह कुछ मानकों पर आधारित नैतिक नियमों की भी रचना करता है, जो आवश्यक पड़ने पर नैतिक निर्माण में सहायक होते हैं। अरस्तु के सद्गुण सिद्धांत, कांट का निरपेक्ष सिद्धांत, मिल के उपयोगवादी सिद्धांत तथा गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत आदि मानकीय नीति शास्त्र के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। अरस्तु का सद्गुण सिद्धांत, कांट का निरपेक्ष सिद्धांत, मिल का उपयोगितावाद सिद्धांत तथा गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत आदि मानकीय नीति शास्त्र के प्रमुख उदाहरण हैं। याद रखेंगे, वनडे एग्जाम में भी काम आता है दोस्तों। मानकीय नीति शास्त्र की विवेचना। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता एवं परिणाम सापेक्ष नैतिकता के रूप में, ठीक है। इनका विवेचना दो टाइप से किया जाता है, एक है परिणाम निरपेक्ष नैतिकता और दूसरा है परिणाम सापेक्ष नैतिकता। तो बारी बारी से इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे परिणाम निरपेक्ष नैतिकता। इस प्रकार की नैतिकता में कार्य का मूल्यांकन कार्य से संबंधित नैतिक नियमों के आधार पर होता है, न कि परिणाम के आधार पर, ठीक है। जो परिणाम निरपेक्ष नैतिकता है वो बतलाती है इस प्रकार की नैतिकता में कार्य का मूल्यांकन कार्य से संबंधित नैतिक नियमों के आधार पर होता है, न कि परिणाम के आधार पर। जैसे किसी लड़की की शादी के लिए झूठ बोलना परिणाम निरपेक्ष नैतिकता के अनुसार अनैतिक है, ये तो आप जानते हैं, परंतु परिणाम सापेक्ष के अनुसार नैतिक है। आगे बढ़ते हैं। गीता का निष्काम कर्म। कृष्ण ने गीता के उपदेश में कर्मण्येवाधिकारेवस्ते मा फलेषु कदाचन कहकर निष्काम कर्म की महत्ता पर बल दिया है, ठीक है। गीता में कृष्ण ने माफ कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहकर निष्काम कर्म की महत्ता पर बल दिया है। अर्थात मनुष्य को फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। फल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो जरूर मिलेगा, पर आगे से ही फल की चिंता करके कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म निष्काम तरीके से करना चाहिए 100%। उनका मानना था कि कर्म ही अपने आप में साध्य है, ठीक है, साधन नहीं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कांट की नैतिकता। ये रहे कांट महाशय।
कांट ने अपने नैतिक सिद्धांत में मनुष्य के कर्तव्य पर जोर दिया है। उनका मानना है कि व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। ठीक है, ये भी गीता के उपदेशों को मानते थे, क्योंकि कर्म ही मनुष्य को नैतिक बनाता है। कांट ने कर्तव्य के सिद्धांत को आदेशात्मक कोटिया कहा है। ठीक है, किन्होंने कर्तव्य के सिद्धांत को आदेशात्मक कोटिया कहा है। वनडे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांट ने। आदेशात्मक कोटियों के अनुसार परिणाम की चिंता किए बिना परिश्रम करना चाहिए। आदेशात्मक कोटियों के संबंध में कांट ने कहा है कि मनुष्य स्वयं में साध्य है, न कि साधन। ठीक है, इन्होंने भी वही बात की है जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहे हैं। यद्यपि कांट एवं गीता दोनों परिणाम निरपेक्षवादी हैं, परंतु दोनों में अंतर यह है कि जहां गीता ने कर्म के अनुसार ईश्वरीय फल में आस्था व्यक्त की है, वहीं कांट ने ईश्वरीय सत्ता में परिरूपेण विश्वास नहीं जताया है। फिर भी ईश्वरीय सत्ता में इस आधार पर विश्वास व्यक्त किया कि ईश्वर को कर्म के अनुसार फल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिणाम सापेक्ष नैतिकता। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का निर्धारण कार्य के परिणाम से निर्धारित किया जाएगा, न कि नैतिक नियम से। ठीक है, परिणाम सापेक्ष नैतिकता है। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का निर्धारण कार्य के परिणाम से निर्धारित किया जाएगा, न कि नैतिक नियम से। अर्थात परिणाम नैतिक दृष्टि से शुभ है तो कार्य भी शुभ माना जाएगा। जैसे यदि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो यह कार्य नैतिक होगा। ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम्पल भी दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। बात करते हैं सुखवाद। मनुष्य प्राकृतिक रूप से सुखांशी होता है, वह सुख प्राप्ति पर अधिक बल देता है, जो कि सही बात है। मनोविज्ञानी एपिक्यूरस ने मनोवैज्ञानिक सुख की तुलना में भौतिक सुख पर अधिक जोर दिया है। इसमें सुख के आधार पर कार्य को नैतिक माना जाता है। सुखवाद अपने इसी विचार के लिए आलोचना का पात्र बन जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर नशा करने से सुख की प्राप्ति होता है तो वह भी नैतिक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ही सुखवाद आलोचना का पात्र हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सुखवाद का आलोचना किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नशे के लिए नशा करके अपने आप को सुखी मानता है तो ये तो अनैतिक है ही। ठीक है, इसलिए सुखवाद का आलोचना किया जाता है। बात करते हैं उपयोगितावाद। उपयोगितावाद को परार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात कही गई है। जर्मी बेंथम एवं जे.एस. मिल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, उपयोगितावाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो जर्मी बेंथम एवं जे.एस. मिल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बेंथम ने सुख को महत्व देने वाले कार्यों को नैतिक माना है। ठीक है, बेंथम ने सुख देने वाले कार्य को नैतिक माना है। मिल के अनुसार वह कार्य नैतिक है जो अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्रदान करे। ठीक है, बेंथम ने सुख को महत्व देने वाले कार्यों को नैतिक माना है और मिल ने वह कार्य नैतिक है जो अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्रदान करे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकासवाद। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारक हर्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक है, विकासवाद के महत्वपूर्ण विचारक हर्बर्ट स्पेंसर थे। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि उत्तरजीविता का संघर्ष प्रकृति में देखने को मिलता है। इनका मत है कि समाज को प्रगति के पथ पर गतिशील बनाने वाले नैतिक नियम एवं मूल्य ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इनका मत है कि समाज को प्रगति के पथ पर गतिशील बनाने वाले नैतिक नियम एवं मूल्य ही श्रेष्ठ हैं। बात करते हैं सद्गुण नैतिकता। वे गुण जिसके द्वारा सांसारिक इच्छाओं एवं भावनाओं आदि पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सद्गुण के प्रत्यय जन्मजात नहीं होते, बल्कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से इन्हें जीवन शैली के रूप में अपनाया जा सकता है। विद्वानों के मत में सद्गुण रूपी नैतिकता परिणाम पर नहीं बल्कि उद्देश्य पर आधारित है। विद्वानों के मत में सद्गुण रूपी नैतिकता परिणाम पर नहीं बल्कि उद्देश्य पर आधारित है। जैसे किसी प्यासे को पानी देते समय अगर हाथ से गिलास गिर जाए तो यह कार्य अनैतिक नहीं होगा, क्योंकि कर्ता का उद्देश्य अच्छा था। ठीक है, सही बात है।
किसी पानी पिलाते हुए हाथ से यदि पानी गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि यह नैतिक है, क्योंकि पिलाने वाला का उद्देश्य तो अच्छा था। प्लेटो और अरस्तु की नैतिकता। प्लेटो की दृष्टि में नैतिक कार्य न्याय, विवेक, आत्मसंयम एवं साहस जैसे सद्गुणों पर आधारित है। इन सद्गुणों के माध्यम से व्यक्ति में उचित अनुचित के निर्धारण की क्षमता, निरपेक्ष न्याय की क्षमता, संकट में दबाव झेलने की आदि की क्षमता का विकास होता है। अरस्तु का सद्गुण। अरस्तु ने भी नैतिक कार्यों का आधार सद्गुण को ही माना है। इनकी दृष्टि में सद्गुणों के माध्यम से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अरस्तु ने इसके लिए सुनहरा मध्यम मार्ग को उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से अति की संभावना से बचा जा सकता है। अब मानकीय नीति शास्त्र की गोल्डन रूल जान लेते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों 60 से लेकर 500 शब्दों के बीच में, इसलिए जो भी पढ़ेंगे थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न रहे। जितना भी शब्द वो एग्जामिनर हमसे बोले हम उतने शब्दों में बड़ी आसानी से शब्दों को प्रेजेंट कर सके। तो मानकीय नीति शास्त्र का गोल्डन रूल, दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ठीक है, मानकीय नीति शास्त्र का गोल्डन रूल यही है दोस्तों, और ये सच भी है। दूसरों से ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे व्यवहार की कामना आप दूसरों से करते हैं। ठीक है, यदि तुम अपने बारे में भला बुरा नहीं सुन सकते, कॉमन सी बात है, यदि आप अपने बारे में भला बुरा नहीं सुन सकते तो आपको भी दूसरों के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए। यही गोल्डन रूल है दोस्तों। इस तर्क के आधार पर ऐसा कोई भी कृत्य करना यथा किसी को तंग करना, शिकार बनाना, गाली देना, मारपीट करना गलत होगा। मानकीय नीति शास्त्र किसी उस व्यक्ति को दंडित करने को उचित ठहराता है जो सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को भंग करता है। मानकीय नीति शास्त्र उस व्यक्ति को दंडित करना सही समझता है, सही मानता है, जो कि समाज के नैतिक व्यवस्था को भंग करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मानकीय नीति शास्त्र समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।